कहानी हवाई में शुरू होती है। एक आदमी घबराते हुए इधर उधर देखता है, अपने आसपास का जायजा लेता है और फिर सावधानी से एक लिफाफा पोस्ट करने के लिए मेल बॉक्स की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह सड़क पर कदम रखता है, एक नीली वैन आकर उसे जोर से टक्कर मार देती है। दृश्य बदलता है और अब एक मरीन अधिकारी जेम्स दिखाई देता है, जो अपने कैडेट्स को पानी के नीचे सांस रोकने का प्रशिक्षण दे रहा है। लेकिन एक एक करके हर कैडेट हार मानकर सतह पर आ जाता है। जेम्स उनके प्रदर्शन से बेहद नाराज है। इसी समय उसे पुलिस से एक कॉल आता है। उसे मृत व्यक्ति की लाश दिखाई जाती है। पुलिस ने इसे हिट एंड रन का मामला बताया है। जेम्स घर जाता है और खाना बनाना शुरू करता है। वह अपनी पत्नी से कैजुअली कहता है कि वॉल्टर ने आखिरकार खुद को मरवा ही लिया। और यहीं हमें पता चलता है कि वॉल्टर जेम्स का पिता था। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या उसने कम से कम ओक्लाहोमा में अपने भाई को फोन किया, लेकिन जेम्स कहता है वह मेरी कॉल नहीं उठाता। दृश्य जेम्स के भाई जॉनी, जो एक डिटेक्टिव है, पर शिफ्ट हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड वेलेंटीना अपना सामान पैक कर रही है और उसे छोड़कर जा रही है। जॉनी पूछता है, क्या हो रहा है, मुझसे बात करो। लेकिन वेलेंटीना पलटकर कहती है, तो अब तुम्हें बात करनी है। वह उससे पूरी तरह तंग आ चुकी है। जॉनी माफी मांगता है। वेलेंटीना पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि आज कौन सा दिन है। आज उसका जन्मदिन है और जॉनी पूरी तरह भूल गया था। चाहे वह कितना भी मिन्नत करे, वेलेंटीना रुकने से इनकार कर देती है। वह उसे छोड़कर चली जाती है। फिर जॉनी को जेम्स की पत्नी लैला का फोन आता है। वह उसे बताती है कि उसके पिता का निधन हो गया है और अंतिम संस्कार कल है। हम उम्मीद करते हैं कि तुम आओगे। लेकिन जॉनी कहता है कि उसने जेम्स से 10 साल से बात नहीं की है। वह 20 साल से हवाई नहीं गया है, तो वह ठीक है। लेकिन ठीक उसी समय बाथरूम में 2 आदमी उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर चाकू लगा देते हैं। वे उसे बताते हैं कि उसके पिता वॉल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। वह कहाँ है? जॉनी समझाता है कि उसने बचपन से वॉल्टर से बात नहीं की है। वे जो भी ढूंढ रहे हैं, वॉल्टर ने वह चीज उसे नहीं भेजी होगी। उनमें से एक आदमी अपनी शर्ट खोलता है और अपनी छाती पर एक ड्रैगन टैटू दिखाता है, जो यह संकेत है कि वह याकूजा है। उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। जॉनी अकेले ही दोनों आदमियों से भिड़ता है और उन्हें हरा देता है। एक और आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। उसके पास बंदूक है। जॉनी उससे भी निपट लेता है। जॉनी आराम से अपनी बियर पीते हुए इन लोगों की धुनाई कर रहा है। फिर उनमें से एक उसकी मां की वेदी को गिरा देता है। यही वह पल है जब जॉनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे चीज ग्रेटर पर रगड़ देता है। वह बाकी दोनों को भी उतनी ही बेरहमी से खत्म कर देता है। उसके पास अपनी मां की एक फोटो है। उसके पिता को उस फोटो से काट दिया गया है। हवाई में वॉल्टर का अंतिम संस्कार चल रहा है। याकूजा और मिस्टर के सिंडिकेट के लड़के भी वहां मौजूद हैं। वॉल्टर एक निजी जासूस था जो इन सभी से जुड़ा हुआ था। जेम्स की चचेरी बहन नानी पूछती है कि क्या जॉनी आ रहा है। जेम्स कहता है नहीं, लेकिन तभी जॉनी आ जाता है। जैसे ही वे एक दूसरे को देखते हैं, वे एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर देते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। पुजारी को उन्हें चुप रहने के लिए कहना पड़ता है। गवर्नर पीटर परिवार के करीबी दोस्त हैं। वह अंतिम संस्कार में वॉल्टर के बारे में कुछ शब्द कहते हैं। हवाई की परंपरा के अनुसार वॉल्टर को अंतिम विश्राम दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग जेम्स के घर इकट्ठा होते हैं। यह घर पहले जेम्स की मां का था। जॉनी के अनुसार जेम्स को बचपन से ही वह पसंद नहीं था, लेकिन जेम्स कहता है, वॉल्टर ने मेरी मां को छोड़कर तुम्हारी मां के साथ रहना शुरू कर दिया। इससे मेरा परिवार टूट गया और तब मैं सिर्फ एक बच्चा था। लेकिन किसी तरह दोनों भाइयों के बीच सब कुछ अब भी वैसा ही है। दोपहर के खाने के दौरान जॉनी बताता है कि वह वॉल्टर के लिए यहाँ नहीं आया है। वह यहाँ यह पता लगाने आया है कि उसे किसने मारा। वह जेम्स को बताता है कि याकूजा कल रात उसके घर आए थे और उसे मारने की कोशिश की थी। जेम्स गुस्सा हो जाता है। उसे पता था कि जॉनी यहाँ वापस आएगा तो खुद को मरवाने के नए तरीके जरूर ढूंढेगा। जॉनी कहता है कि वह जेम्स की मदद भी नहीं मांग रहा है। जब जॉनी की मां की मौत हुई थी, तब भी जेम्स ने मदद नहीं की थी। जेम्स जॉनी से कहता है कि बाहर चलकर बात करें। वह कहता है कि जॉनी ने 20 साल से वॉल्टर को नहीं देखा और अब अचानक वह उसके कातिल को ढूंढने आ गया है। तुम बस मुसीबत खड़ी करोगे, यही तुम्हारी सुपर पावर है। जॉनी जेम्स से कहता है कि बस इस बार उस पर भरोसा कर ले। लेकिन जेम्स कहता है कि जॉनी अपनी मां के कातिल को भी नहीं ढूंढ पाया, तो अब उसने मान लिया है कि किसी ने उसके पिता को भी मार डाला है। गुस्से में जॉनी बार की ओर चला जाता है। एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि उसे नहीं लगा था कि जॉनी इतना बेवकूफ होगा कि यहाँ वापस आ जाएगा। वह उसे बताता है कि मिस्टर के उससे मिलना चाहते हैं। जॉनी कहता है,
कभी नहीं। लेकिन बारटेंडर पहले ही उसकी ड्रिंक में कुछ मिला चुका है। जॉनी बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो खुद को मिस्टर के सामने पाता है। मिस्टर के उसे बताते हैं कि सिंडिकेट की याददाश्त लंबी है और जॉनी ने उसके बहुत से आदमियों को नुकसान पहुंचाया है। जॉनी पलटकर कहता है, तुमने मेरी मां को मार डाला। मिस्टर के का जवाब है, शायद हाँ, शायद नहीं। वह जॉनी से कहता है कि तुरंत हवाई छोड़ दे। उसकी मौजूदगी यहाँ उसके आदमियों को पसंद नहीं आएगी। वह बहुत साफ शब्दों में कहता है, वापस अपने घर चले जाओ जहां से आए हों। लेकिन जॉनी कहता है, मैं यहीं का हूं। मिस्टर के जवाब देते हैं, अब नहीं। मिस्टर के जॉनी की गर्दन पर अपना निशान बना देता है। वह उसे बताता है कि उसके पास यह जगह छोड़ने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं। 7 दिन बाद वह उसे जाने नहीं देगा। जॉनी एक समुद्र तट पर जागता है। इसी बीच जेम्स की मुलाकात रेनर्ट नाम के एक डिटेक्टिव से होती है। वह अपने पिता की पुलिस रिपोर्ट देखना चाहता है, लेकिन रेनर्ट उसे बताता है कि उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस मोहल्ले में वॉल्टर की मौत हुई थी वहां कोई भी पुलिस से बात नहीं करता। घटना स्थल पर एक ट्रैफिक कैमरा था, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। रेनर्ट उसे चेतावनी देता है कि अब उसके पिता की मौत की जांच में 2 जबरदस्त बेटे लगे हुए हैं, लेकिन वह लगभग गारंटी दे सकता है कि वे किसी ऐसे भालू को छेड़ देंगे जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। जेम्स जवाब देता है, मैं ही भालू हूं। जेम्स पुलिस स्टेशन से वॉल्टर की चीजें इकट्ठा करता है। उन चीजों में एक कागज की पर्ची है जिस पर कई शब्द लिखे हुए हैं। जॉनी वॉल्टर के घर पहुंचता है, लेकिन उसे अंदर किसी और की आवाज सुनाई देती है। एक जवान लड़का वहां जगह जगह तलाश कर रहा है। जैसे ही वह जॉनी को देखता है तुरंत भाग जाता है। जॉनी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। उसका नाम पीका है। पता चलता है कि वह पहले वॉल्टर के लिए काम करता था, जैसे हैकिंग करना, ईमेल टैप करना, फोन टैप करना। जॉनी पूछता है कि पीका ने उसके लिए आखिरी बार क्या किया था। पीका कहता है कि वॉल्टर ने उसे एक कैटरिंग कंपनी में नौकरी करने को कहा था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता क्यों। जॉनी पीका से कहता है कि अब से वह उसके लिए काम करेगा। जेम्स देखता है कि ठीक वहीं एक बार है जिसमें कैमरा लगा है जहां वॉल्टर की हत्या हुई थी। वह अंदर जाता है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगता है, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं। जेम्स पैसे देने की पेशकश करता है, फिर भी वे टस से मस नहीं होते। तो जेम्स कहता है कि यह पैसे नुकसान की भरपाई के लिए हैं। इसी बीच जॉनी वॉल्टर के अपार्टमेंट में एक सर्फ बोर्ड के अंदर छुपा हुआ एक ब्लूप्रिंट खोजता है। दृश्य गवर्नर पीटर की एक रैली पर शिफ्ट हो जाता है। नैनी उनकी सहायक के रूप में काम करती है। जॉनी उसे कॉल करता है और कहता है कि उसे कुछ योजनाएं या एक सर्वे मिला है जिस पर सरकारी मुहर लगी है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह क्या है। नैनी उसे बताती है कि वह ऑफिस लौटने पर डेटाबेस एक्सेस कर सकती है। उसे बस उस योजना पर लिखा 8 अंकों का नंबर चाहिए। तभी कोई अपार्टमेंट में घुस जाता है। वो जेम्स है। जॉनी पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। जेम्स कहता है, ठीक वही जो तुम कर रहे हो। वह जॉनी को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाता है। नीली वैन पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और यह बिल्कुल साफ है कि यह कोई हादसा नहीं था। यह जानबूझकर किया गया था। जॉनी पीका से उस कैटरिंग कंपनी के पिछले और आने वाले इवेंट्स की सूची मांगता है। दोनों भाई एक कार में बैठते हैं, अब भी बहस कर रहे हैं और निकल पड़ते हैं। तभी एक और कार आकर उनसे टकरा जाती है। दूसरी कार में बैठा एक आदमी हवा में गोली चलाता है। जेम्स उसे गोली मार देता है। जॉनी अपनी कार से कूद जाता है। वह बाहर से जवाबी फायर करता है। जेम्स अपनी कार की छत पर चढ़ता है और हमलावर की गाड़ी पर कूद जाता है। जॉनी उस पर चिल्लाता है कि कूद जाओ। वह हमलावर की कार को उड़ा देता है। जॉनी हमले की रिपोर्ट करने के लिए 911 पर कॉल करता है। जेम्स अपना आपा खो बैठता है। तुमने मेरी कार उड़ा दी। जॉनी जवाब देता है, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई दोस्त। रेनर्ट उन्हें बताता है कि वे 4 याकूजा हिटर्स थे जिन्हें उन्होंने अभी अभी राख कर दिया। रेनर्ट यह भी बताता है कि जॉनी अभी पुलिस वाला भी नहीं है, वह एक निलंबित अधिकारी है। जेम्स रेनर्ट को सीसीटीवी वीडियो सौंपता है। रेनर्ट उन्हें आखिरी चेतावनी देता है। ऐसी घटना उसके द्वीप पर फिर नहीं होनी चाहिए, वरना वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। बाद में नैनी दोनों भाइयों को बताती है कि उसने योजनाओं के बारे में क्या पता लगाया। वे योजनाएं द्वीप के पूर्वी हिस्से की एक संपत्ति के लिए थीं। उन्हें रोबिशो फर्म द्वारा कमीशन किया गया था। मार्कस रोबिशो एक बड़ा डेवलपर है। संभव है कि वॉल्टर उसके लिए काम कर रहा था। जेम्स कहता है कि रोबिशो एक कैसीनो बना रहा है। ब्लूप्रिंट के पीछे एक कैसीनो का निशान है और यह समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ जुआ अवैध है। अगले दिन दोनों भाई उस संपत्ति की ओर जाते हैं। वहां एक हवाईयन समुदाय रह रहा है। जेम्स पूछता है कि यह संपत्ति किसकी है। लोग उसे बताते हैं कि यह जमीन उन सभी की है और यहाँ हर कोई स्वागत योग्य है।
एक महिला समझाती है कि वे यहाँ इसलिए रह रहे हैं ताकि अपने हक के लिए लड़ सकें, इस जमीन की रक्षा कर सकें। उन्हें पता है कि लोग इसे उनसे छीनने आएंगे, इसीलिए वे पहरा दे रहे हैं। फिर जॉनी को पीका का फोन आता है। पुलिस को समुद्र तट पर एक नीली वैन मिली है। ड्राइवर गवर्नर के कार्यालय में एक निम्न स्तर का अकाउंटेंट था। किसी ने सबूत मिटाने के लिए वैन और ड्राइवर दोनों को पानी में फेंक दिया था। जॉनी ने द्वीप पर मौजूद सभी नीली वैन की सूची देखी। वह पीका से कहता है कि हयाशी इंपोर्ट्स के बारे में पता लगाए। उस सूची में यह एकमात्र जापानी नाम था। दृश्य अब रोबिशो के घर में हो रहे एक कार्यक्रम पर शिफ्ट हो जाता है। पीका पहले से ही वहां है, वेटर बनकर। जल्द ही जॉनी और जेम्स भी वेटर के भेष में वहां पहुंच जाते हैं। पीका उन्हें एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि साथ में वे डेथरॉक के जुड़वां बेटों जैसे लगते हैं। जॉनी भीड़ में एक महिला का पीछा करता है। वह उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि वह वॉल्टर को जानती थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह मर चुका है। इस महिला ने वॉल्टर को अपने पति की गतिविधियों की जांच करने के लिए रखा था और उसका पति कोई और नहीं बल्कि मार्कस रोबिशो है। जेम्स की मुलाकात एक जापानी आदमी से होती है। उसके विजिटिंग कार्ड पर लिखा है हयाशी इंपोर्ट्स। जेम्स उसे बताता है कि उसे पता है कि उन्होंने एक नीली वैन गुम कर दी थी। इसी बीच मोनिका खुलासा करती है कि वह तलाक ले रही है और अगर उसके पास कोई दबाव नहीं हुआ तो उसके लिए हालात अच्छे नहीं होंगे, यानी मार्कस उसे जिंदा नहीं जाने देगा। मोनिका कहती है कि यहां बात करना सुरक्षित नहीं है। वह जॉनी से कहती है कि वह कल उससे मिलने आए। जेम्स के साथ वापस जापानी आदमी कहता है कि मेंढक कभी सड़क पार करते समय दोनों तरफ नहीं देखता। वह वॉल्टर के बारे में बात कर रहा है। तभी उस आदमी का फोन बजने लगता है। मार्कस के आदमी जॉनी और जेम्स दोनों के पास आते हैं और उन्हें मार्कस के पास ले जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे वॉल्टर के बेटे हैं। मार्कस कहता है कि उसने वॉल्टर को पूरी रकम दी थी, यहां तक कि उसे बोनस भी दिया था। जॉनी पूछता है, तुमने वॉल्टर को काम पर रखा था? मार्कस समझाता है कि उसे शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, इसलिए उसने वॉल्टर को उसकी जासूसी करने के लिए लगाया था। जॉनी मेज पर रखे एक ग्रेनेड से खेलने लगता है। जेम्स मेज पर रखी कटी हुई उंगलियों का एक सेट देखता है। जॉनी और जेम्स वहां से चले जाते हैं। मार्कस अपनी पत्नी की एक फोटो उठाता है और बड़बड़ाता है, अब तुमने क्या कर दिया? कुछ देर बाद जॉनी देखता है कि मार्कस की पत्नी एक इमारत से गिर गई है। वह मर चुकी है। जॉनी बहुत गुस्से में है। वह सीधे मार्कस के घर जाता है और उसके गार्ड से लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन गार्ड्स जल्दी ही उस पर काबू पा लेते हैं। वे उसे टेजर से मारते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। जॉनी मार्कस से कहता है कि उसे पता है कि उसने ही उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों को मारा है, लेकिन मार्कस अपने आदमियों से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। जॉनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गवर्नर पीटर वहां आता है और कहता है कि मार्कस ने उसके अनुरोध पर आरोप वापस ले लिए हैं। पीटर जॉनी से कहता है कि वॉल्टर के अंदर एक अंधकार था, एक ऐसा अंधकार जिसने उसकी जिंदगी की हर अच्छी चीज को नष्ट कर दिया, और वही अंधकार जॉनी और जेम्स दोनों के अंदर भी है। लेकिन उन दोनों के पास एक चीज है जो वॉल्टर के पास कभी नहीं थी, एक भाई। जैसे ही जॉनी जेल से बाहर आता है, जेम्स उस पर बरस पड़ता है। तुम अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते, ये सब करने से तुम्हारी मां वापस नहीं आएंगी। जॉनी जेम्स पर हमला करने लगता है। शुरुआत में जेम्स बस उसके घूंसे रोकता है, लेकिन जब जॉनी नहीं रुकता तो जेम्स भी पलटकर मारता है। दोनों भाई दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। जेम्स जॉनी को बुरी तरह हरा देता है। वह पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है? जॉनी पलटकर जवाब देता है, कैसा आदमी अपने छोटे भाई को तब छोड़ देता है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तुमने मुझे दूर भेज दिया था। लेकिन जेम्स कहता है कि जॉनी जेल जाने वाला था। सिंडिकेट उसे मारने वाला था। उसने जॉनी को दूर भेजकर उसकी जान बचाई थी। उसने उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। यही एकमात्र तरीका था। जॉनी कहता है कि मां के मरने के बाद जेम्स ही उसका सब कुछ था। इस लड़ाई में उनके सारे दबे हुए जज्बात बाहर आ जाते हैं। जेम्स माफी मांगता है। वह कहता है कि वह जॉनी का बड़ा भाई है और उसने उसे छोड़ दिया था। अगर वह कर सकता तो सब कुछ अलग करता। जेम्स जॉनी से पूछता है कि वह इसे लेकर इतना अड़ा क्यों है। वॉल्टर उसके लिए किसी भी तरह का पिता नहीं था। जॉनी कहता है कि उसने कभी उस आदमी को नहीं ढूंढा जिसने उसकी मां को मारा था, और अब किसी ने उसके पिता को मार डाला है। तो अब दोनों भाई मिलकर अपने पिता के कातिल की तलाश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ सकें, जेम्स की पत्नी दोनों पर भड़क जाती है। वह जानना चाहती है कि यह सब आखिर है क्या। तभी जॉनी को वैलेंटीना का फोन आता है। वह अपना सामान लेने के लिए जॉनी के घर गई थी और वहां उसे हवाई से आया एक पैकेज मिला। उसके अंदर एक थंब ड्राइव थी। जॉनी उसे कहता है कि वह ड्राइव लेकर हवाई आ जाए।
लेकिन वेलेंटीना मना कर देती है। किसी तरह जॉनी उसे मना लेता है। जॉनी, पीका और जेम्स वेलेंटीना को एयरपोर्ट से लेने जाते हैं। जॉनी उससे ड्राइव ले लेता है। वे पता लगाते हैं कि वह थंब ड्राइव एक कोल्ड वॉलेट की चाबी है। इसे खोलने के लिए उन्हें एक सीड फ्रेज चाहिए, 12 यादृच्छिक शब्द जो केवल अकाउंट होल्डर को पता होते हैं। जेम्स वॉल्टर की चीजों में से वह कागज का टुकड़ा निकालता है। उस पर वे 12 शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियों की बौछार होने लगती है। वे भागने के लिए इधर उधर दौड़ पड़ते हैं। वेलेंटीना गाड़ी चलाने लगती है। हेलीकॉप्टर बिना सड़क पर बाकी गाड़ियों की परवाह किए फायरिंग करता है। हथियारबंद निंजा बाइकर्स का एक समूह भी पीछा करने लगता है। उनकी कार फिसलती है और पलट जाती है। वेलेंटीना को कार रिवर्स में चलानी पड़ती है। जब वह ब्रेक लगाती है तो 2 बाइकर्स सीधे कार से टकरा जाते हैं। एक बाइकर कार के अंदर आ जाता है। जेम्स उससे लड़ता है। जॉनी दूसरे बाइकर से भिड़ जाता है। वेलेंटीना किसी तरह कार को वापस सीधा कर लेती है। एक बाइकर कार के किनारे लटक जाता है। वह कार को सड़क के बैरियर के पास ले जाकर उसे घसीट कर गिरा देती है। जेम्स दूसरे बाइकर को वैन से बाहर फेंक देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर अब भी उनके पीछे है। जॉनी बिना देखे ही आसमान की ओर गोलियां चलाता है। जेम्स समय लेकर ध्यान से निशाना लगाता है। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठता है और गिरने लगता है, लेकिन वह सीधा उनकी कार की ओर बढ़ रहा है। सभी लोग मुश्किल से ही सही लेकिन जिंदा बच निकलते हैं। पीका आखिरकार कोल्ड वॉलेट तक पहुंच जाता है। वेलेंटीना डेटा देखती है और कहती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर हैं। $12 मिलियन कई ऑफशोर खातों से होते हुए एक ही खाते में गए हैं, जो गवर्नर पीटर का है। जेम्स और जॉनी हैरान रह जाते हैं। अब सारी बातें समझ में आने लगती हैं। मार्कस को अपना कैसीनो रिसॉर्ट बनाने के लिए हवाईयन होमलैंड्स चाहिए और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जुए को वैध कर सके। इसलिए वह गवर्नर को $12 मिलियन में खरीद लेता है। वॉल्टर को शायद यह सब तब पता चला जब वह मार्कस का पीछा कर रहा था। इसी बीच नानी पीटर को वे योजनाएं दिखाती है जो मार्कस ने बनाई थीं। पीटर वादा करता है कि वह ऐसा होने नहीं देगा। घर लौटकर जॉनी और जेम्स घर पहुंचते हैं। जेम्स अपनी पत्नी को फोन करता है, लेकिन उसका फोन तो यहीं घर में वाइब्रेट कर रहा है। जेम्स अपने बच्चों को ढूंढता है। वह उन्हें बाथरूम में छुपा हुआ डरे सहमे पाता है। उसका बेटा बताता है कि वे लोग उसे ले गए। जेम्स अपने बच्चों को गले लगाता है। मार्कस उन्हें एक वीडियो भेजता है जिसमें दिखता है कि नानी और जेम्स की पत्नी दोनों उसकी हिरासत में हैं। वह अपनी मांग रखता है, उनकी जान के बदले थंब ड्राइव सौंप दो। जेम्स और जॉनी अपने हथियार एक बैग में भरते हैं। वे मार्कस के घर पर धावा बोलते हैं और अंदर घुसते हुए गार्ड्स को गिरा देते हैं। वे एक एक करके चुपचाप गार्ड्स को खत्म कर देते हैं, बिना बाकी को खबर हुए। जब गार्ड्स कार का अलार्म बजता सुनकर उसकी ओर बढ़ते हैं तो उन्हें दूर से ही मार गिराया जाता है। जॉनी और जेम्स अपने पीछे लाशों की कतार छोड़ते जाते हैं। घर के अंदर मार्कस नोटिस करता है कि उसके बाहर के गार्ड्स वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहे हैं। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। लाइट्स देखने भेजा गया गार्ड देखता है कि पूल लाशों से भरा हुआ है। जॉनी उसके पीछे से आता है और उसे खत्म कर देता है। मार्कस, नाकामुरा और उसके याकुजा सदस्यों को जॉनी और जेम्स से निपटने के लिए भेजता है। जेम्स एक साथ सभी याकुजा सदस्यों पर सीधा हमला कर देता है। वह उन्हें एक एक करके गिरा देता है। वह उनमें से एक को हथौड़े से पीटना शुरू कर देता है। जॉनी को बीच में आकर उसे रोकना पड़ता है और वह कहता है कि वह आदमी पहले ही मर चुका है। जॉनी और जेम्स नानी और लैला को आजाद कर देते हैं। लैला जेम्स से कहती है कि वह चला जाए। वह कहती है कि वे खुद ही बाहर निकल जाएंगी। वह चाहती है कि वह जॉनी का साथ दे। नाकामुरा जेम्स पर गोलियां चलाता है। दोनों आमने सामने भिड़ जाते हैं। जॉनी मार्कस को भागने से पहले ही रोक लेता है। मार्कस ताना मारते हुए कहता है कि उसे मारना उसके पिता को मारने से ज्यादा मुश्किल है। वे दोनों लड़ने लगते हैं। एक तरफ जेम्स नाकामुरा की हड्डियां तोड़ देता है और उसे खत्म कर देता है, लेकिन मार्कस जॉनी पर हावी हो जाता है। वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम तो बस एक मच्छर हो। 1 साल में उसका कैसीनो बन जाएगा और फिर कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे पिता, तुम और जेम्स, तुम सब बेकार में मर जाओगे। तभी जॉनी मार्कस के अपने ही ग्रेनेड की पिन दिखाता है। ग्रेनेड फट जाता है। जेम्स जॉनी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वह अपने डूबते हुए भाई को सतह तक खींच लाता है। जॉनी बच जाता है। गवर्नर पीटर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह व्याख्या कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।